अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सिद्रा मीर। बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी वजीर आजम की। पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगान तालिबान से बात करवा दी। वजीर आजम इमरान खान ने बड़ा इंकिशाफ कर दिया। बोले कि ये वही अमेरिका है जो पहले पाकिस्तान से डू मोर का कहता था, आज तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मदद मांग रहा है। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान में अमन होगा तो पेशावर सेंट्रल एशिया में सरमायाकारी का हब बन सकता है। आज हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी बातचीत करवा दो तालिबान से। मैं जब कहता था कि बातचीत के बगैर ये मसला हल नहीं होगा तो मुझे तालिबान खान कहते थे। अब अल्लाह का करम है, अल्लाह अल हक है, तो आज बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह 17 को पाकिस्तान ने बातचीत करवाई अमेरिका और तालिबान की। इसी पर बात कर लेते हैं। डिफेंस एनालिस्ट हुमा बकई साहिबा हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। हुमा साहिबा, क्या अब अफगानिस्तान में अमन की कोई उम्मीद की जा सकती है और पाकिस्तान किस हद तक अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में मददगार साबित हो सकता है? देखिए, ये 17 साल कॉन्फ्लिक्ट है और अफगानिस्तान जो है ना, वो अमेरिकन ब्लंडर्स का कब्रिस्तान है। वहाँ बेशुमार दफ़ा उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं और बेशुमार दफ़ा वो कोलैप्स हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि इमरान खान साहब की ये बात तो वैलिडेट हुई है कि वो हमेशा सियासी हल की बात करते थे और वो कहते थे कि ये जो यूज़ ऑफ फोर्स है या जो काइनेटिक सॉल्यूशंस हैं वो इस मसले का हल नहीं है। यहाँ तक तो ये बात सही है, लेकिन ये जो बात है ना कि हम तालिबान को नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएं, इसमें हमें थोड़ी कॉशन के साथ इसके हवाले से बात करनी चाहिए। पहली बात ये कि हमारा तालिबान पे इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। हम हसूल अमन के लिए कोशां हैं और उसे फैसिलिटेट भी करना चाहते हैं, लेकिन उस प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करते और ना वो जिम्मेदारी हमें लेने की कोशिश करनी चाहिए। एक पाकिस्तान का सबमिशन था जो एक्सेप्ट हुआ है, ये सही तौर पे चलेगा या नहीं, इसको वक्त देने की ज़रूरत है। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि अभी कॉशन एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि कल ये भी हो सकता है कि यही अमेरिका, अगर ये इनिशिएटिव कोलैप्स होता है तो पलट के पाकिस्तान को स्केपगोट बनाए, उसे विपिंग बॉय बनाए और कहे कि ये फेलियर भी पाकिस्तान की वजह से हुआ है। तो मैं कहूँगी कि थोड़ा कॉशन एक्सरसाइज करनी चाहिए जब हम इतने हाई रेटरिक में बात करते हैं या इतने हाई साउंडिंग स्टेटमेंट्स देते हैं। ठीक, यानी कि आपका ये कहना है कि पाकिस्तान को मोहतात रवैया अपनाना चाहिए जब भी अमेरिका डू मोर की बात करे या तालिबान से मुज़ाकरात की बात करे। हुमा बकई साहिबा, आप तज्जिया दे रही थी, आपका शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से मुल्क में सरमायाकारी और तजारत मुखालिफ सोच का गलबा रहा, जिसकी वजह से मुल्क तरक्की रोक चुका था। ब्यूरोक्रेसी को सोच बदलनी होगी और कारोबार के लिए आसानियाँ पैदा करनी होंगी। वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से मुताल्लिक तकरीब से खिताब कर रहे थे। दुनिया में डेवलपमेंट तब होती है जब उस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए, सरमायाकारी हो। अब मसला ये है, और यह बदकिस्मती से पाकिस्तान का मसला है, हमारा सारा जो एनवायरनमेंट है वो सरमायाकारी को रोकता है। हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसको 1970 से एक जेल में चीज पड़ी हुई है, जब से वो एक नेशनलाइजेशन हुई थी पाकिस्तान में, कि किसी कोई सरमायाकारी बुरी चीज है, सरमायाकार बुरी चीज है। ये हमारे पॉलिटिशियन में भी सोच आ गई, ब्यूरोक्रेसी भी। पहले तो आप गवर्नमेंट की वजीरों को सब जब अपनी डिपार्टमेंट से बैठेंगे, अपने नीचे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको प्लीज एक चीज ये बताएं कि जब तक बिजनेसेस के लिए आसानियां पैदा आप नहीं करेंगे, उसका वर्ड है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये जो अभी तैमूर झगड़ा बात कर रहा था, जब तक हम आसान नहीं करेंगे तब तक सरमायाकारी नहीं आएगी और जितना पोटेंशियल है इस मुल्क का वो डेवलप ही नहीं होगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी की तकरीब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तकरीर से शुरका खूब महसूस हुए। वज़ीर आला ने कहा कि बचत करने का क्रेडिट गवर्नर नहीं, मुझे जाता है। गवर्नर साहब ने उस दिन इस्लामाबाद में कहा था कि मैंने 13 करोड़ रुपए की बचत की है। प्राइम मिनिस्टर साहब, असल में वो इख्तियार गवर्नर साहब से चला गया, वो इख्तियार मेरे पास आ गया है। तो ये तो लाइट मूड में मैंने कह दिया सनो कि गवर्नर साहब ये माइंड कर जाए। और अब कोई बेघर अब शदीद सर्दी में सड़क पर नहीं सोएगा। वज़ीर आज़म ने पेशावर में भी बेआसरा अफराद के लिए शेल्टर होम का इफ्तिताह कर दिया।
इसी बारे में देखिए बुशरा भट्ट की रिपोर्ट। पेशावर के बेघर अफराद को ठिकाना मिल गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का खुले आसमान तले रात बसर करने वाले बेसहारा अफराद के लिए शेल्टर होम का वादा पूरा। वजीर आजम इमरान खान ने इफ्तिताह किया। वजीर आजम का शेल्टर होम का दौरा, सहूलियात का जायजा भी लिया। मेस में सर इवन जब खाना बचता है उसको सिर्फ महफूज करने के लिए डीप फ्रीजर है सर, गर्म पानी का बंदोबस्त है। तो सर हमने गीजर लगवाए हैं सर, सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं सर, सारा इंतजाम है। 3 बड़े हॉल और 18 कमरों पर मुश्तमिल शेल्टर होम में 150 अफराद की गुंजाइश है। साथी रिपोर्टर सजाद हैदर के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। वजीर आजम इमरान खान पेशावर पहुंचे तो शहरी अपने मसाइल लेकर पहुंच गए। निश्तर हॉल के सामने एहतजाज हुआ। मोमिर शख्स ने काफिले का रास्ता रोक लिया। सज्जाद हैदर की रिपोर्ट। वजीर आजम इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा की 100 रोजा कारकर्दगी का जायजा लेने पहुंचे पेशावर तो निश्तर हॉल के बाहर खड़े मुजाहिरीन ने काफिले को घेर लिया। नौशहरा से आए शख्स ने मिसाली पुलिसी कारकर्दगी का भांडा भी फोड़ दिया। हमारे घर में छापेमारी, मैं पाकिस्तान नहीं के मुलाजिम, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है। खैबर पख्तूनख्वा की फनकार बिरादरी ने भी किया एहतजाज। गुज़श्ता 5 माह से फनकारों को हुकूमत की जानिब से माहाना 30,000 रुपए नहीं अदा किए जा रहे। मक्का मदीने के खातिर करो, हमारे लिए महंगाई खत्म करो। 100 दिन हमें क्या दिया, ऊपर से महंगाई, हम जिंदगी कैसे गुजारेंगे। वजीर आजम ने नौशहरा से आए एहतजाज करते हुए शख्स की फरियाद सुनते हुए इसे अंदर बुलवा लिया। साथी रिपोर्टर फयाज अहमद के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। आगे बढ़ते हैं, अहम मामले की बात करते हैं। सिंध वाले 5वें रोज भी गैस को तरसते रहे। अवामी मसले पर सियासत होती रही। शहरी घंटों सड़कों पर पैदल चलते रहे। चूल्हे जले, ना गाड़ियां चली, बिजली घर भी बंद पड़े रहे। हर दूसरा शख्स पैदल जा रहा है। गाड़ियां एक तरफ खड़ी हो गईं। चूल्हों पर लकड़ियां जल रही हैं। क्या ये 2018 है? सिंध में गैस क्या बंद हुई? ऐसा लगा जैसे पुराने दौर में लौट आए। 5वें रोज भी गैस ना मिली तो घरों में चूल्हे नहीं, लकड़ियां जली। गैस की इतनी परेशानी है कि ना कहीं चाय बना सकते हैं और ना पानी गर्म कर सकते हैं। और जुम्मे के दिन तो आपको पता है कि सुबह लोग उठते हैं, नाश्ता बनाते हैं। लोग मीलों का सफर पैदल तय करने पर मजबूर रहे। 1 घंटा पैदल चला हूँ, उसके बाद मुझे कोई रक्षा मिला, लेकिन रक्षे वाला भी मुझे जहाँ से 100 रुपया लेना था वो मुझसे 300 रुपया मांग रहा है। तो मैं अब देखो गरीब आदमी कैसे गुजारा करे। रक्षे और टैक्सी वाले मुंह मांगे दाम वसूल करते रहे। ऑटो वगैरह करके जाऊँ तो 500-600 का मुझे पे करना पड़ रहा है जाने के लिए। और मॉर्निंग में मैं अगर आऊँ तो मतलब इतनी अर्निंग हम लोगों की नहीं है जितने हम लोग पे करें। ड्यूटी पे ना जाएं तो बॉस नाराज होते हैं। अब क्या करें, हुकूमत को चाहिए कि सीएनजी की जो बंदिश है वो उसको फौरी तौर पर हल करे। बच्चे भी रक्षे को धक्का लगाते नजर आए। स्कूल पहुंचाना जरूरी था, रिस्क तो ले लिया, लेकिन रक्षा बोझ बन गया। गैस की बंदिश ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी, लेकिन अब तक ये नहीं मालूम हुआ कि गैस कब मिलेगी। सिंध भर में गैस बहरान। वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर की कराची आमद। ब्रीफिंग्स के बावजूद आवाम को आज खुशखबरी ना दे सके। कहते हैं आज समझा है, सुना है, कल कुछ कह सकूंगा। मैं कुछ कहूंगा नहीं और ना कुछ कहने की पोजीशन में हूँ। मैंने ना मैं अंदर को कहानियां ना सुनने आया हूँ ना सुनाने आया हूँ। काम के लिए आया हूँ, अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम के लिए आया हूँ, उनके मसाइल हल करने के लिए आया हूँ। किसी की गलती नहीं है, किसी की गलती नहीं है। आज ना अच्छी खबर दे रहा हूँ ना बुरी खबर दे रहा हूँ आपको। आज आपको मैंने बुलाया नहीं है ना, आप अपनी मर्जी के आए हैं, कल मैं आपको ज़हमत दूंगा। और सीएनजी कहाँ गई? विफाकी वजीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बैठक लगाई, लेकिन मुर्तज़ा वहाब कहते हैं विफाकी वजीर इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सके। इम्तियाज शेख ने सीएनजी ना मिलने पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। खुद ये माना कि वजीर आजम साहब बड़े बरहम हुए थे इस मीटिंग में और उनको भी इंफॉर्मेशन सही नहीं दी गई थी। तो गैस कहाँ गई तो वो भी मालूम हो जाएगा। गैस मौजूद है अपनी जगह पर। ये गैस सिंध की गैस किसी कहीं और लोगों को दी जा रही है।
हमारे पास एहतजाज के जरिए हैं और जो जरिए जितने भी हैं वो हम अपने इसको इस्तेमाल करेंगे। जो गैस सूबा सिंध से दरियाफ्त की जा रही है, पहले हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए और उसके बाद आप बाकी सूबों की तरफ जाएं। हमारी गैस से जो बिजली पैदा हो रही है उसके ऊपर पहला हक हमारा होना चाहिए। आज दयानतदारी के साथ वो सिंध के मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। कोई डेफिनेटिव जवाब वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं आया, लेकिन हमारी जिम्मेदारी थी कि हम सिंध की आवाम के बिहाफ पर उनका मुकदमा वफाक के सामने रखें। गेंद अब वफाक के कोर्ट में है। विफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम आज कराची आए तो ऐसे जाहिर करते रहे जैसे मसला समझ रहे हैं, लेकिन समा अंदर की बात मंजर आम पर ले आया। SSGC जराए के मुताबिक वजीर बराए पेट्रोलियम ने खुद गैस फराहमी में घरेलू सार्फिन को तरजीह देने का कहा था। अपने नुमाइंदे अशरफ खान से बात करेंगे। अशरफ, ये बताइएगा कि विफाकी वजीर हिदायत देने के बावजूद खुद क्यों अनजान बन रहे हैं? कब तक गैस बहाली का कहा गया है? जी, आज ही जब पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने दौरा किया तो उसके बाद जो अंदरूनी कहानी जो सामान्य पता लगाई, वहाँ बताया गया कि वजारत पेट्रोलियम को भी आगाह किया गया था कि कैप्टिव पावर और CNG स्टेशन को बंद करने जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि गैस लाइन पैक जो है वो शदीद कमी का सामना है। तो वहाँ पे वजारत पेट्रोलियम ने कहा था कि हर सूरत जो है ये ऐसी इकदाम किए जाएं कि घरेलू सार्फिन को मुश्किलात ना हो। साथ में ये कहा गया है कि तमाम मलबा सुई सतन गैस पर डालना ये दुरुस्त नहीं है। यहाँ पे हमने वजारत पेट्रोलियम को भी आगाह किया था और दीगर इदारों को भी आगाह कर दिया गया था कि सुई गैस की जो लाइन है उसमें कमी हुई है, जिसमें कोयटा में सर्दी हुई है, उसकी वजह से भी मसला है। साथ में यहाँ पे ये बताया गया है कि लाइन पैक में बेहतरी के बाद अगले 12 से 15 घंटे बाद ही CNG बहाल हो सकेगी। और उसके साथ ये बताया कि जो कैप्टिव पावर जो इंडस्ट्रीज के बंद हैं उनको जो अगले 10 से 15 रोज तक गैस की सप्लाई नहीं हो सकेगी। इन तमाम सवालात के जवाब जब हमने वजारत पेट्रोलियम जब आए, मीडिया ब्रीफिंग हुई, वहाँ पे पूछा भी तो उनका नाराज हो गया मीडिया से कि आप तोड़ मरोड़ के बातें ना करें, जो भी बात होगी कल होगी। लेकिन उनको जब बताया, उनको बार बार सवाल किया कि आपको ये आगाह थे, आपको पता था कि CNG सेक्टर बंद होने जा रहा है और कैप्टिव पावर बंद होने जा रहे थे, इस पे क्या कहेंगे? तो नाराज दिखाई दिए। लेकिन ये खबर है कि 12 से 15 घंटे तक CNG बहाल कर दी जाएगी। अशरफ खान, आपका शुक्रिया। CNG बहरान पर कराची वाले फट पड़े, कहते हैं कि क्या यही तब्दीली है? 5 दिन से परेशान है और हुकूमत को कोई ख्याल नहीं। क्या कहना है अवाम का, आपको सुनवाते हैं। एयरपोर्ट से आने मुझे इतनी परेशानी हुई है, बता नहीं सकता मैं आपको, बड़ी परेशानी। जो कौम से वादे किए वो पूरे करें, अगर नहीं कर सकते तो घर जाए। है कोई यहाँ पे वाली वारस किसी? 500-600 का पेट्रोल डालते हैं, बनते 400 रुपए, 100 रुपए, 100-125 रुपए बनते हैं। 5 दिनों से अपने घरों में बैठे हुए, अब जो है LPG लगा के फिर रोड पे आ गए। ये बंदिश ऐसा ना हो कि हम ही खत्म कर दें और कल को हम भीख मांगने के लिए रोडों पे आए। और TV अदाकार शहूद अलवी ने भी घर में गैस ना आने की शिकायत कर दी। फेसबुक पर तस्वीर शेयर कर दी। बेगम ने मोमबत्तियां जलाकर खाना बनाया। अदाकार शहूद अलवी ने समा से भी गुफ्तगू की। क्या कहा, आपको दिखाते हैं। पिक्चर्स देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, क्योंकि कल जब मैं शूट से घर गया तो इत्तेफाक से हमारे फेस 7 में बिल्कुल भी गैस नहीं है, ज़ीरो हुई हुई थी। तो ना गर्म पानी मिल रहा है और ना ही सही खाना मिल रहा है। तो या तो ऑर्डर करके मंगाओ या फिर इसी तरह की जुगाड़, जिसको हम कहते हैं, जुगाड़ करनी पड़ती है। तो कल हमारी बेगम ने जुगाड़ की थी और उन्होंने इस जुगाड़ पे बिरयानी बना के हमें खिलाई है, जो कि बहुत मज़े की थी। दूसरी जानिब सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद गनी कहते हैं कल से सूबे में गैस सप्लाई शुरू हो जाएगी। दोबारा गैस बंदिश हुई तो SSGC के दफ्तर पर एहतजाज करेंगे। इस पार्टी के कारकुनों ने जो आज इस मुजाहरे की कॉल दी, उसके बाद ये हुआ है कि हुकूमत इस बात पे मजबूर हुई कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि कल से सूबे में गैस की फराहमी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर गैस की फराहमी में दोबारा कोई तात्तुल आया, सूबा सिंध की सनतों को बंद करने की कोशिश की गई, सूबा सिंध में पैदा होने वाली बिजली को बनने से रोका गया, कराची में उन लोगों के चूल्हे बुझाने की कोशिश की जिनको जो गैस इस्तेमाल करते हैं। तो आज ये मुजाहरा हमने प्रेस क्लब के सामने किया है, अगला मुजाहरा सुई गैस के दफ्तर के सामने करेंगे। घरों में गैस का प्रेशर कम है और बाजार में LPG दस्तियाब नहीं। लाहौर वाले दोहरी अजियत में मुब्तला हैं।
कहते हैं सरकारी निर्ख की कमी की वजह से दुकानें बंद पड़ी हैं। देखते हैं मोहम्मद लुकमान की रिपोर्ट। घरों में गैस मिले ना बाजारों में, सर्दी बढ़ते ही लाहौरियों की मुश्किलात भी बढ़ गई। घरेलू सार्फिन को कुदरती गैस के कम प्रेशर ने परेशान किया तो वो मुतबादल की तलाश में निकले, लेकिन एलपीजी की बेचती दुकानें बंद पड़ी हैं। जो बेच रहे हैं उनके निर्ख सुनकर शहरी कानों को हाथ लगा लेते हैं। घरों में लोग खाना पकाने से बैठे हुए हैं और गैस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। इस वजह से गैस कहीं भी नहीं मिल रही। कोई 180 दे रहे, कोई 200 का दे रहे, कोई 220 का दे रहे। आगे से कहते प्लांट से गैस नहीं आ रहे। महंगी गैस बेचने वाले ताजिर कहते हैं कि वो ज्यादा कीमत पर खरीद कर सरकारी निर्ख पर कैसे बेचें। 6700 का सप्लाई का रेट है, तो आप खुद अंदाजा लगा 45 किलो गैस होती है, उसमें बिकेगी 180 रुपए किलो तक। खरीद 150 से 160 के दरमियान है, तो कौन सा ऐसा अकलमंद आदमी होगा 150 रुपए की चीज खरीद के वो 113 रुपए बेचे। पाकिस्तान में माया पेट्रोलियम गैस की रोजाना तलब 4000 टन के करीब है, जिसका 70% मकामी पैदावार से पूरा किया जाता है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। गैस प्रेशर में कमी की वजह से सक्खर में रोटी 2 रुपए महंगी हो गई। हैदराबाद की खवातीन कोयले पर खाना पकाने पर मजबूर हैं और लाड़काना में एलपीजी के रेट बढ़ गए हैं। सिंध में कहीं गैस प्रेशर में कमी तो कहीं लोड शेडिंग, सार्फिन शदीद परेशानी का शिकार। सक्खर में तंदूरों पर रश लग गया। मुनासिब गैस ना मिलने के बायस तंदूर मालकान भी लकड़ी इस्तेमाल करने पर मजबूर। रोटी की कीमत में भी 2 रुपए का इजाफा हो गया। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में गैस का प्रेशर कम हुआ तो खवातीन ने कोयलों पर खाना तैयार किया। लाड़काना में गैस की लोड शेडिंग से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो गया। कंदकोट में सीएनजी की बंदिश के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। हैबत रोड पर टायर जलाए और गैस की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद कैंट एरिया की सरहंदी मस्जिद में उस्ताद ने छुट्टी करने पर बच्चों की पाइप से पिटाई कर दी। वीडियो वायरल हुई तो पुलिस ने शब्बीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। उलमा कहते हैं बच्चों पर इस तरह का तशद्दुद किस तरह जायज नहीं है और वजीर आला ने इस मामले पर नोटिस ले लिया है। छुट्टी की तो बच्चों की पाइप से पिटाई कर दी। हैदराबाद के कैंट एरिया की सरहंदी मस्जिद के कारी शब्बीर अहमद का बच्चों को पढ़ाने का यही तरीका है। एक नमाजी ने वीडियो बनाई और रोकने की भी कोशिश की। तरीका नहीं है मारने का, ये गलत तरीका है। मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कब तो ये पाइप आप देखो, आप बच्चे देखो, आपको पता है कि मैं इनको मार जान से मारोगे? हाँ, जान से नहीं, ऐसे कैसे मारोगे? उलमा इकराम कहते हैं बच्चों पर इस तरह के तशद्दुद की इस्लाम में किसी तौर पर इजाजत नहीं। बच्चों को इस तरह से मारना शरअन बिल्कुल नाजायज और हराम है। ऐसे लोगों को, अवाम उन्नास को दीन से, कुरान की तालीम से मुतनफ़िर और बदज़न करने का जरिया बनते हैं। लेकिन बच्चों के घर वालों और मोहल्लेदारों को कोई परवाह ही नहीं। कारी को बच्चों पर तशद्दुद की खुली छूट दे रखी है। सर ये बच्चों को डराने के लिए वाक़या था, वैसे कोई बात भी नहीं थी। हम भी इधर ही पढ़े हैं और तकरीबन माशाल्लाह हमारे इमाम साहब 30-40 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। वो बच्चों को, हाँ वो बच्चा भी कह रहा है मैंने छुट्टी की थी, उनके भाई हैं, ये उनके भाई खड़े हैं, वालदा खड़ी हुई, वालदा कह रही है खैर है, अगर कोई इतने मसला तो नहीं था जो टीवी पे आ गई है, इधर बात आ गई है। पर पुलिस हरकत में आई और कारी शब्बीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया। वो बच्चे कुछ पढ़ने में कमज़ोर हैं, मकसद छुट्टियां बहुत करते हैं और सबक उनको याद नहीं होता, तो हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा अगर थोड़ी सख्ती करेंगे तो वो उनके दिल में थोड़ा डर बैठा रहेगा। वज़ीर आला सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लेते हुए कमिश्नर हैदराबाद से रिपोर्ट तलब कर ली। टैक्सिला में मुबैना तौर पर भाइयों ने जाली आमिल के कहने पर सगी बहन को कत्ल किया और लाश दबा दी। आबिद अली की रिपोर्ट देखिए। तुम्हारी बहन पर जिन्नात का साया है, इसे जान से मार डालो। टैक्सिला में जाली आमिल के कहने पर कामरान और फरहान ने जहनी मरीजा बहन को मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला। बड़ा भाई शक की बिना पर पुलिस के पास पहुंच गया। इल्जाम आयद किया कि छोटे भाइयों ने बहन की लाश कुएं में फेंक कर ऊपर से मिट्टी डाल दी।
पुलिस और रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई। लाश निकालने के लिए कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई। मामू ने भी अपने भांजों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। ये जो जिन बच्चों ने ये किया है इनसे वो बड़ी थी, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं ये दोनों किया, इन आमिल शामिल आलमों में फंस गए थे। ये पुलिस हिरासत में मौजूद नामजद मुल्जिमान जुर्म से इनकारी हैं। अभी भी ये वो जो इल्जाम जिन पे लगा है वो कहते हैं ये घर से बाहर निकली है, ज़हनी मरीज है, तो हमने इसके साथ कोई कत्ल नहीं किया। लेकिन जो दूसरा भाई है वो कहता है इन पे इल्जाम लगाता है कि उन्होंने कत्ल कर दिया है, कुएं में मैंने दबा दिया है। पुलिस के मुताबिक लाश मिलने के बाद ही मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आबिद अली, समा, इस्लामाबाद। फैसलाबाद के इलाके मंसूराबाद में दोस्त ने दोस्त की जान लेने के बाद खुदकुशी कर ली। माजरा क्या है देखते हैं शाहीन शहजादी की रिपोर्ट में। एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले ही जान से चले गए। फैसलाबाद के निजी स्कूल में बचपन के दोस्तों में झगड़ा, रात गए फायरिंग की आवाजें। अहले मोहल्ला ने फौरन पुलिस बुला ली। स्कूल की तलाशी ली गई तो 22 साला साजिद और 23 साला वकास की लाशें मिली। तकरीबन रात 2 बजे पता चला है, तो भाई की मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी, तो चौकीदार ने आके बताया कि वो आपकी मोटरसाइकिल बाहर है, तो उसने आके देखा अंदर, तो डेथ पड़े थे दोनों। साजिद स्कूल का प्रिंसिपल और वकास उसके बचपन का दोस्त था। किसी बात पर लड़ाई दोनों की जिंदगी के खात्मे का सबब बन गई। इनका आपस में कोई झगड़ा हुआ है, तो वकास ने साजिद को पहले फायर मारा और बाद में खुदकुशी कर ली। असल वाक़या ये है। मजीद तफ्तीश जारी है, अभी FIR हो गई है इनकी। मकतूल साजिद उसी घर का रिहायशी, जबकि वकास करीबी गली में मुकीम था। वालिदैन के मुताबिक दोनों अच्छे दोस्त थे। अच्छे दोस्त था, कोई ऐसी गल बात नहीं, एक दूजे तो बगैर खाना भी नहीं खाते। पेपर कोई होंदा है, पेपरां दी तैयारी तूरी करवान दे सीगे। ये अल्लाह आलम जानदा वा भी की होया, किस तरह होया वा। झगड़े की वजूहात सामने नहीं आ सकी, ताहम थाना मंसूराबाद पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना लिया गया है नैब के ऊपर। जो सारे मुल्जमान हैं वो नैब की सफाइयां देने के लिए असम्बली का फोरम इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा असम्बली का मकसद नहीं है। असम्बली का मकसद ये था कि यहाँ पर अवाम के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो। यहाँ पे हमारे पास पीने का पानी नहीं है, उसके ऊपर बातचीत हो। हमारे लिए इकोनॉमिक चार्टर क्या है, IMF के पास जाना है, उनकी शराइत क्या है, वो क्या बात कर रहे हैं। चाइना से हमारे मामलात क्या है, सऊदी अरब से हम क्या तय करके आए हैं, क्या बातें जो हैं वो आगे चलनी है। एक बड़ी बड़ी जो पॉलिसी इश्यूज हैं उनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए असम्बली के अंदर। लेकिन यहाँ पर असम्बली जो है वो अखाड़ा बन गई है नैब के मुल्जमान का, और यहाँ पे वो आकर के नैब को कोसते हैं। अपना उनका रोना धोना जारी रहता है और उसका वो बस रो पीट के असम्बली से रोज़ वॉकआउट हो जाता है। इससे असम्बली का वक़ार मजरूह हो रहा है, इससे असम्बली की कारकर्दगी मजरूह हो रही है। और इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, इनकी जो पार्टीज़ हैं जो लीच की तरह चिमटी हुई थी पाकिस्तान के निज़ाम से पिछले 10 सालों से, अब उनका मकसद इसके अलावा कुछ भी नहीं है कि जो पैसे हमने पिछले सालों में कमाए हैं उनको हम महफूज कर सकें। और वो इसलिए नैब के ऊपर और एक हुकूमत के ऊपर 24 घंटे गर्जना बरसना चाहते हैं कि हमारे एहतसाब के मुकदमात जो हैं उसके ऊपर उन्हें NRO मिल सके। और वो ये तमाम दबाव एक NRO डालने के लिए उसके ऊपर जो है ये इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो मंशूर है वो बिल्कुल वाज़े है। इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देना चाहते हैं। जो पिछली हुकूमत ने इकॉनमी को जिस हालत में छोड़ा उसके बाद उसमें एक बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं असद उमर साहब वो कतर पहुंचे हैं। गैस की शॉर्टेज है,
और गैस की शॉर्टेज में मैं आपको बताऊं कि 2013 में जब नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार संभाला था, मुल्क में गैस का कोई बहरान नहीं था। उस वक़्त क्या था कि गैस जो थी उसके ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था। 5 साल के बाद जब नवाज शरीफ ने इक़्तिदार छोड़ा तो गैस का हमारा जो सिस्टम है वो 157 अरब रुपए का मकरूज़ है। यानी कोई ऐसा महकमा नहीं है जिसके ऊपर नवाज शरीफ एंड कंपनी, जो तजर्बाकार टीम खुद को कहते हैं, उन्होंने हाथ रखा हो और उसका बेड़ा गर्क ना हुआ। और जिस तरीके से इन्होंने तमाम इदारों को, चाहे वो PIA हो, चाहे वो स्टील मिल्स हो, चाहे वो ये गैस के हमारे महकमे हों, चाहे बिजली का महकमा हो, जिस तरीके से उन्होंने इन महकमों का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो रेडियो टेलीविजन हो, वो अवाम के सामने। अब हमने इन महकमों को बिल्कुल रेजा रेजा करके हम इसको बना रहे हैं, रेजा रेजा चुन के हम इन इदारों को जो है बना रहे हैं। और जब हम कहते हैं कि नया पाकिस्तान बनाना है तो आप यकीन करें कि ये लिटरली हम नया पाकिस्तान बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। हम ये जो नया पाकिस्तान बना रहे हैं, ये हम बिल्कुल ही एक समझिए कि नई ईंट के ऊपर नई ईंट रख रहे हैं, और फिर ये नया पाकिस्तान जो है वो बनेगा। लेकिन इंशाअल्लाह जो प्राइम मिनिस्टर साहब का वादा है, PTI का जो वादा है मंशूर में, वो अवाम से जो हमारे वादे हैं उनके मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे। और जो तमाम हमारा एग्रीकल्चर यानी हमारा ज़राअत में एक इनकलाब की बात हो, हमारी मईशत में इनकलाब की बात हो, वो तमाम वादे इंशाअल्लाह जो हमने किए हैं हम उनके ऊपर कायम हैं और हम उनके ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कैंपेन में एक वादा किया था कि जेलम बोलेगा, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जेलम वाकई बोल रहा है। बहुत शुक्रिया सर। दूसरी बात ये है कि जो एहतसाब का अमल है वो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, लेकिन जो फॉर द टाइम बिंग जो एहतसाब हो रहा है वो सिर्फ नून लीग का नज़र आ रहा है, जबकि नून लीग के ज़्यादा पीपल्स पार्टी ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। तो सर आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब कब शुरू करेंगे? अक्रॉस द बोर्ड है एहतसाब। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो किसी ना किसी तौर के ऊपर जो इक़्तिदार में रहे हैं, देखिए PTI का तो एहतसाब का तब होना जब हम इक़्तिदार में रहे हों। हम तो इक़्तिदार में ही नहीं रहे हैं। जो एक कंपोनेंट जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI का कंपोनेंट रहा है और उसमें अगर कोई एतराज़ात है तो वो भी नैब को अपना जाके जवाब दे रहे हैं। इनके अलावा ना प्राइम मिनिस्टर साहब, ना ही PTI की जो काबीना में ज़्यादातर जो लोग शामिल हैं वो लोग कभी इक़्तिदार का उस तरह से हिस्सा नहीं रहे हैं। तो लिहाजा जब इक़्तिदार का हिस्सा नहीं रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमात हो नहीं सकते। ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ साहब को आप पहले कहते रहे हैं कि उनको अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाएगा, अब क्या ऐसी वजह पैदा हुई है कि उनको जो है अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया? क्योंकि पार्लियामेंट नहीं चल रही और कौमी असम्बली नहीं चल रही। असम्बली का काम है कानून साजी करना, कानून साजी हो नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया है दोबारा। सर फैसलाबाद में तो आप ब्लैकमेल हो गए। सर राना सनाउल्लाह साहब भी नैब के रडार में आ गए हैं। फैसलाबाद में एक अंडर पास का मंसूबा था, उस नक्शे में उन्होंने अपने मनपसंद अफराद को नवाजा। आज वो फिर वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, तहरीक इंसाफ को इंतकामी सियासत कर रही है। देखिए नैब में चेयरमैन से लेके नीचे चपरासी तक हमने कोई भर्ती नहीं किया हुआ। ये वो तमाम लोग हैं जो नवाज शरीफ साहब ने और फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भर्ती किए हैं। अब राना सनाउल्लाह साहब जो है मेरी नज़र में उनको बड़ा पहले मॉडल टाउन में गिरफ्तार होना चाहिए। उनको तो जो जुल्म उन्होंने मॉडल टाउन में किया था, जो सबके सामने था, नैब के जो मुकदमात हैं वो तो आएंगे ही आएँ, लेकिन ये जो उनके ऊपर होना चाहिए जो इस वक्त मामला चल रहे हैं उनको तो हिसाब देने हैं बहुत बड़े। और उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला इंसाफ होगा। और इंसाफ ये जो सारे लोग इस वक्त ज़्यादा चीख चंगाड़ रहे हैं, ये कोई शहबाज शरीफ या साद रफ़ीक उनकी मोहब्बत में नहीं चीख रहे, इनको पता है कि अगली बारियाँ इनकी हैं तो इसलिए चीख रहे हैं। जो सब हमारे जेल में जो है बच्चों के खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है और जो है स्टेडियम भी खाली है। स्टेडियम तो आपको पता पूरा असर है उसका, लेकिन जो हमारे स्कूल है, इस्लामिया स्कूल और तबलीग स्कूल, इनके ग्राउंड सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बंद कर दिए हैं। हाँ। तो इस पे थोड़ा सा आप नहीं, वो हुआ ये था कि जब APS का सान्या हुआ था और 16 को आपको पता दोबारा APS के सान्हे की हमारी जो है वो एक ये बदकिस्मत दिन है जो दोबारा जो है वो अल्लाह ना करे कि कभी दोबारा हमें देखना पड़े। ये उसके बाद
इन्होंने ये किया था कि स्कूलों और कॉलेजेस में पाबंदी लगा दी थी एक सूबाई फैसले के तहत। पिछली जो मीटिंग हुई थी उसको प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ये पॉइंट उठाया और प्राइम मिनिस्टर साहब ने हिदायत की थी स्कूलों को, अपने सेक्रेटरी होम को, कि उसको हटा दिया जाए और अगर आपको ज़्यादा मसला है तो आप रजिस्ट्रेशन कर लें उन बच्चों की जो वहाँ पे खेलते हैं। तो बिल्कुल आपकी पॉइंट सही है कि अगर स्कूलों के ग्राउंड्स में बच्चे नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे। सो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस महीने इसमें कुछ ना कुछ पूरे पाकिस्तान में सर आपने कहा था कि मीडिया जो है वो आज़ाद होगा इलेक्ट होने से पहले, जबकि देखा गया कि हाउस ऑफ अपोजिशन लीडर की जब स्पीच तो पीटीवी ने इसका बाइकआउट किया, क्यों सर? कभी भी नहीं बाइकआउट किया। इसमें तो सिर्फ जो है वो फ्रीज कुछ देर के लिए ज़रूर हुआ होगा, लेकिन इसके अलावा जो तमाम तकारीर हैं पार्लिमान के अंदर वो जाती हैं और सेंसरशिप तो पहले दिन आके मैंने हटा दी थी। और प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन भी यही है और हमने पूरी तौर के ऊपर जो अपोजिशन को कवरेज इस वक्त स्टेट मीडिया पे मिल रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है और उसका कोई पूरे मुल्क में इंक्रोचमेंट डिप्रेशन proper waste disposal system in Dina. I have been since morning here in your constituency. Even in Rohtas Fort and here we have seen a little bit heaps of garbages at various places on the roads. There is no proper waste management like in Islamabad or Delhi. So, do you have anything in the pipeline to build some landfill site? हम पूरा proper waste management system. प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम ला रहे हैं। असल प्रॉब्लम तो पैसों का है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि लाहौर के ऊपर तो आप खर्च कर रहे हैं तकरीबन 7700 रुपया, 8000 रुपया पर हेड, और राजनपुर के ऊपर आप 2400 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो जेलम भी दरमियान में ही है कहीं पे। प्रॉब्लम तो बजट्स के हैं, तो जब बजट्स नहीं है तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम अरेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑल्टरनेट बजट्स अरेंज करें। जैसा पूरे मुल्क में इंक्रोचमेंट ऑपरेशन हो रहा है, जेलम में हम देख रहे हैं कि मसलत पसंदी का शिकार है। इसमें एक तो ये भी मसला पैदा हो रहा है कि जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो नून लीग से वाबस्ता है, जब सामान उठा के लाते हैं तो उनको वो वापस कर देते हैं। इसके अलावा सुई गैस का बुरान जो है जेलम में शिद्दत इख्तियार कर चुका है। पिछले 3 माह से बिजली का जो मसला चला आ रहा है वो भी इंतहाई जो है वो गंभीर हो चुका है। अवाम मसाइल के अंबार में जो है दबे हुए हैं। क्या कहते हैं आप कि ये मसाइल कब तक हल हो जाए? ये जो बिजली का है ना, बिजली तो नई डिस्ट्रीब्यूशन लाइन डली है क्योंकि हमारे यहाँ वोल्टेज का प्रॉब्लम था। तो वो कोशिश की है कि पूरी वोल्टेज जो है वो पहले ठीक हो जाए और इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश ये थी कि गर्मी आने से पहले ठीक हो जाए। तो मुझे बताया गया कि अगले 2 हफ्तों में, बल्कि 18 तारीख तक 1 हफ्ते में जो है ये बिजली का बहरान जो भी चल रहा है वो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी खातिर ख्वाह कमी आ जाएगी। गैस जो है वो यहाँ पर हमेशा ही एक प्रॉब्लम रही है। लो प्रेशर हमारा जो है वो एक प्रॉब्लम है। वो मैंने बात की है गुलाम सरवर खान साहब से, लेकिन इस वक्त तो पूरे पाकिस्तान में एक बहरान चल रहा है। तो जो ही गैस के निज़ाम में बेहतरी आएगी वो जो है वो यहाँ पर भी उसको आप बेहतरी देखेंगे। इंक्रोचमेंट जो है वो उस पर बड़ी वाज़ेह है। जहाँ पर रेजिडेंसेस हैं लोगों की और गरीब तरीन लोगों की, उनको तो नहीं हटाया जाएगा, लेकिन जो बाकी लोग हैं जो कि आप समझें कि कमर्शियल लैंड्स हैं, ज़्यादा कमर्शियली उनको जो है वो कर रहे हैं, उनके ऊपर बहुत किया गया है। और मेरा ये ख्याल है कि कोई अराउंड 2-2.5 हज़ार कनाल जगह जो है वो जेल में वागुजार हुई। सर हमेशा का निजाम पुल जो है वो पैदल चलने वालों के लिए बंद किया गया था, खोल दिया गया। जो आपके BHUs हैं, बिल्डिंग्स तो बहुत अच्छी उनकी बनी है, लेकिन जहाँ पे स्टाफ नहीं है, डॉक्टर्स की नहीं, स्टाफ भी है, मोस्टली है। जहाँ पे डॉक्टर्स की अकोमोडेशन है सर, वो इस काबिल नहीं कि डॉक्टर वहाँ रह सके, वो कैसे वहाँ जाकर ड्यूटी करें? उसका कोई अगर फंड नहीं है तो उनको कोई ऐसा बजट दिया जाए कि वो करीब तरीन किसी गांव में। देखिए वो सबसे पहले मसलन बिन दादन खान को मैंने उन्हें कहा कि कैटेगरी उसकी चेंज करें, कैटेगरी चेंज करें। अभी हमारी वो कैटेगरी B में है और उसको जो है वो कैटेगरी C में लाना चाहिए, ताकि जो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर्स की सैलरी भी इंक्रीज हो जाएगी। और उसके लिए जो है वो मैंने डॉक्टर यास्मीन साहबा से बात की और इंशाल्लाह आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया, क्या देखते हैं आप? फ्लैगशिप रेफरेंस जो है, ये जो रेफरेंसेस हैं ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियाँ साहब को आप जेल में देखेंगे। और क्या वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी जहलुम में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जहलुम के मसाइल पर उन्होंने बातचीत की है। अभी आपको ये बताएं कि निजी स्कूल्स की फीसों में कमी से वालिदैन तो खुश हो गए, मगर अवामी नुमाइंदों ने अदालती फैसले के बाद डू मोर का मुतालबा कर दिया। अरकान पार्लियामेंट की राय जानते हैं अरहम खान की रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े निजी स्कूलों की फीस में 20% तक कमी कर दी। माजी में इन्हें खुली छूट क्यों दी गई? आगे की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? आइए पूछते हैं अरकान पार्लियामेंट से।
गवर्नमेंट उसकी फेलियर है, पिछली की समझ लो, या इसकी वैक्यूम को कवर करने के लिए प्राइवेट लोग आएंगे। तो जब प्राइवेट लोग आएंगे तो प्राइवेट अपने पैसे लगा के आएंगे, तो जब पैसे लगाएंगे तो रिकवरी भी करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट्स में 30-30, 40-40 स्कूल ठीक कर दें ताकि कम से कम एक कंपटीशन आ जाए और जो हमारी स्पेशली मिडिल क्लास है उसको ऑप्शन मिल जाए कि बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाना है या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना है, फिर वो हल होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स बेस्ट स्कूल हुआ करते थे, उन पे तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट तो अपनी पॉलिसीज जो है वो एक लार्जर उसमें और लॉन्ग टर्म पे फ्रेमवर्क बना रही है और इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी तो एकदम आपको फ़र्क नज़र आएगा। दुनिया के मुल्कों में कम से कम 6%, 7% कौमी आमदनी का तालीम पे लगता है। तालीम पे बहुत बड़ा खर्च होना चाहिए। तालीम पे एक फुल फ्लेज डिबेट्स और मीटिंग होनी चाहिए। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं सरकारी स्कूल की हालत को संवार कर सरकश निजी स्कूलों को लगाम डाली जा सकती है। कैमरामैन फैसल मसूद यूसुफ के साथ अरहम खान, समा, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। और पाकिस्तानी मैशत को संभाला देने के लिए चीन के बाद जापान की एंट्री। जापानी हुकूमत और कंपनीज पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हो गईं। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड्स मुख्तस करने की भी यकीन दहानी करा दी। दूसरी तरफ सऊदी पैकेज के तहत दूसरी किस्त भी मिल गई है। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। तब्दीली सरकार की मईशत को बेहतर करने की कोशिशें मस्बत नताए जाना शुरू। जापान का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का इंदिया। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने गैर मुल्की सरमायाकारों की आमद के साथ पाकिस्तानियों के लिए जापान में रोजगार के मौके की भी नवीद सुना दी। जापानीज के लीडिंग कंपनीज ने कंफर्म किया है कि ये लोग डेफिनेटली पाकिस्तान आएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। सोमिटोमो मिसाल के तौर पर सेड कि इन्होंने एक लोकल पार्टनर ढूंढ लिया है एंड दे आर कमिंग इन फॉर इन्वेस्टिंग इन ए स्टील प्लांट। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुशीर तिजारत ने यह भी बताया कि जापान की सरमायाकारी का सीपैक से कोई लेना देना नहीं। सीपैक एंड इन्वेस्टमेंट फ्रॉम जापान, यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, they're different things. Please, ये either or का सिचुएशन नहीं है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने $1 अरब की दूसरी किस्त पाकिस्तान को मुंतकिल कर दी। माली पैकेज के तहत तीसरी किस्त जनवरी के वस्त में मिलेगी। 2019 तक रुपए की कदर में मजीद कमी आ जाएगी। फैसलाबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुर्मत रसूल कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। कहा, हुकूमत ने ऐलान किया कि हमारे तमाम वज़रा पास हो गए। हुकूमत तो पास हो गई, किसान, तलबा और गरीब आदमी फेल हो गया। मालियाती इदारे ने तहकीक के साथ दोबारा बात की है कि 2019 तक पाकिस्तान का रुपया और भी कमजोर होकर 148 रुपया फी डॉलर हो जाएगा। हुकूमत ने बयान दिया कि हमारे तमाम वज़रा माशाअल्लाह पास हो गए, सब पास हो गए, लेकिन सच्ची बात यही है कि वो पास हो गए हैं, कौम फेल हो गई है, कौम नाकाम हो गई है, गरीब फेल हो गया है, मजदूर फेल हो गया है, किसान फेल हो गया है, आम पाकिस्तानी फेल हो गया है। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने वजीर आजम इमरान खान को नया नाम दे दिया। गैस बहरान पर एहतजाज में खिताब के दौरान वजीर आजम अंडे वाला के नारे लगवाते रहे। इमरान अंडे वाला, इमरान अंडे वाला, वजीर आजम अंडे वाला। अब जब भी आप उसका नाम लेंगे आप कहेंगे वजीर आजम अंडे वाला, इमरान खान अंडे वाला। तो मैं समझता हूँ कि आज से इमरान खान वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम, इमरान खान वजीर आजम, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला, अंडे वाला। वेलकम बैक। पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के मकरूज 76 अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में नून लीगी रहनुमा और सरकारी मुलाजमीन के नाम भी शामिल हैं। अब्बास शबीर से मजीद बात करेंगे। अब्बास, नामवर शख्सियात में कौन कौन शामिल है? देखें, साबिक वजीर आजम, लीगी रहनुमा और उनके अजीज़ो अकारब की तरफ से करोड़ों रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस्लामाबाद में जो पंजाब हाउस है, माजी में 5 साल में लाहौर से बहुत सारे लोगों ने पंजाब हाउस में डेरे डाल रखे थे। अख्तर औसाफ की जानिब से पंजाब हाउस इस्लामाबाद के 6 लाख से जायद वाजिबुल अदा हैं। चौधरी कबीर 22 लाख रुपए, गफ्फार जलील 12 लाख, खुर्रम रशीद 22 लाख
जबकि मौजम रमदे पूनम रशीद की जानिब से पंजाब हाउस इस्लामाबाद के 26 लाख बकाया जाते हैं। इसी तरह बहुत सी सियासी शख्सियात हैं और दूसरी अहम शख्सियात जो कि पंजाब हुकूमत से जिनका ताल्लुक था, उनके भी बहुत सारे पैसे जो हैं वो पंजाब हाउस इस्लामाबाद के लिए वाजिबुल अदा है। ठीक है अब्बास, डिटेल्स के लिए आपका शुक्रिया। और कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली का काम 5वें रोज भी जारी है। ऑपरेशन करने वाली टीम्स ने लियाकताबाद से गुजरती पटरी पर कायम झुग्गियों को हटा दिया। कराची में ट्रेन का सफर लौटाने के लिए पटरी पर कायम कब्जे को खाली कराया जा रहा है। जैसे जैसे ऑपरेशन करने वाली टीमें आगे बढ़ रही हैं, जमीन उखड़ रही है, पटरी निकल रही है। लियाकताबाद में पटरी पर कायम झुग्गियों को हटा दिया गया, जबकि अतराफ में कारखाने भी कायम हैं। क्या इनको हटाया जाएगा, अभी फैसला ना हो सका। लियाकताबाद ऑपरेशन मुकम्मल करने में 4 से 5 रोज लगेंगे। इससे पहले गरीबाबाद में पटरी पर कायम फर्नीचर मार्केट को हटाया गया। कराची से आपको खबर दें, जहां पर सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेड्स आसानी से नहीं मिलते, लेकिन अब्बासी शहीद अस्पताल में बिल्लियां बेड्स पर आराम कर रही हैं। फैसल खान से बात करेंगे। फैसल, ये क्या माजरा है? देखिए, अब्बासी शहीद का मेडिकल वार्ड यूनिट 1 है, जहां पर मरीज तो हैं ही, लेकिन इंतजामिया की लापरवाही यह है कि यहाँ खुलेआम ना सिर्फ बिल्लियां बल्कि अस्पताल के अंदर कुत्ते भी घूमते नजर आते हैं। और ये बिल्लियां इतने आराम से यहीं जहां पर मरीज बैठे हुए हैं वहीं पर ही उसके साथ ये बेड पर आराम फरमा है। और इंतजामिया दूर दूर तक नहीं है, ना यहाँ पर कोई स्टाफ है, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद परेशानी का सामना होता है। मरीजों को इसके बायस शदीद परेशानी का सामना है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मरीजों के लिए ये बेड्स यहाँ पर हैं, लेकिन बिल्लियाँ राज कर रही हैं। फैसल, आपका शुक्रिया। और राजनपुर में सर्दियां आते ही मछली की मांग में इजाफा हो गया। दूर दराज से शहरी फैमिलीज और दोस्तों के हमरा दरिया ताज़ा मछली खाने कोट मिट्ठन पहुंच रहे हैं। इलियास गबोल की रिपोर्ट देखिए। सर्द हवाएं चलने लगी तो फ्राई मछली की डिमांड बढ़ने लगी। राजनपुर में दरियाए सिंध की जायकेदार मछली खाने लोग दूर दूर से कोट मिट्ठन आ रहे हैं। मछली खाने के लिए हम आएंगे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। खालिस तेल से मछली हमें मिलती है, बहुत टेस्टी मिलती है। हम खुद भी खाते हैं और अपने घर फैमिली के लिए भी ले जाते हैं। मौसम की करवट पर दुकानदारों की तो चांदी हो गई। जो मछली जो बनाते हैं हम दरिया की, सिंगारा, मली, डंबरा, रहू, ट्राउट फिश। 12 मसालों से तैयार होने वाली 1 किलो फ्राई मछली 5 से 1500 रुपए में दस्तयाब है। इलियास गबोल, समा, राजनपुर। बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद आप देख पाएंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।